मैं तो समझती हूँ जस्टिस मुनीब अख्तर को टारगेट करके डिजाइन की गई, उनको तो इस्तीफा चाहिए। रजिस्ट्रार जो कि एक 22 ग्रेड का अफसर होता है, जिसका एक जज से लेवल तो कहीं से मैच ही नहीं करता, इंतजामी साइड पर है, वो एक जज के इंतजामी सतह पर ऑर्डर नहीं मान रहा। मुजाहमत जाहिर अंदर से हो भी रही है, हमने देखा जजेस के आपसी इख्तलाफात भी हैं। किस बुनियाद पर उनको आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया, जो एक सिविल नोयत के मुकदमात की समाअत करने वाला एक जज हो? पाकिस्तान जैसा मुल्क अब इतना जरूरी नहीं रहा जितना माजी में हुआ करता था, और मुमकिन है कि जो मौजूदा हुकूमत किसी के कहने पर बहुत ही प्रोएक्टिव हुई है और उनको बड़ा शौक चढ़ा है अदालती इस्लाहात करने की, और वो भी अपनी मर्जी के। हम ये सोच रहे थे जब जस्टिस याया खान अफरीदी आए कि शायद वो ये तासुर दे रहे हैं कि अदलिया मुतहिद है, उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के और जस्टिस जी। मुनीब कमेटी में वापसी कराई, लेकिन वो सारी बातों पर पानी फिर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। एबीएन का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। इनसेट स्टोरी में आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, खासकर वहां पर चल क्या रहा है। दो चीफ जस्टिस बन चुके हैं, या फिर एक ही चीफ जस्टिस है, या फिर जो मेन चीफ जस्टिस है वो इस वक्त बिल्कुल बेइख्तियार हो चुका है। मामलात हैं क्या, कौन किसके साथ गेम कर रहा है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आइंदा शक्ल क्या होने जा रही है, इस सब पर बात करेंगे। मरीन नवाज खान साहब हमारे साथ मौजूद है। मरीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरीम, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जाहिर है, क्या अब जो हालात हैं इस वक्त, जो एक पिक्चर हमारे सामने बन चुकी है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही है, या फिर वो बस एक लाइक अ लोअर कोर्ट, लाइक अ हाई कोर्ट बन चुकी है? देखिए, मैं तो समझती हूँ अब वो सुप्रीम कोर्ट नहीं रही, बस एक महकमा इंसाफ रह गया है, और वो भी इंसाफ वहां पर हो नहीं सकेगा, उन्हीं मुकदमात का होगा जो आप कह सकते हैं कि सिविल नोयत के मुकदमात होंगे, या घरेलू मामला जैसे तलाक के केसेस होते हैं, बच्चों की कस्टडी के केसेस होते हैं, या रेंट या दीगर मुकदमात। उसके अलावा अगर आप कहें कि वहां पर किसी भी किस्म का इंसाफ हो सकेगा, तो मुझे होता नजर नहीं आ रहा। उसकी वजूहात हैं। आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि सुप्रीम कोर्ट की अब क्या साख्त रह गई है, वो क्या शक्ल उसकी रह गई है। इस पर बात करना इसलिए भी जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बाइख्तियार थी, तो आपको मुझे कहीं ना कहीं ये उम्मीद जरूर थी कि हमारा मुकदमा जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और हमारा मुकदमा रियासत पाकिस्तान के खिलाफ होगा, मतलब मिसाल के तौर पर मेरा किसी का कोई कत्ल का, किसी की जमानत का, किसी भी तरह का मुकदमा है जिसमें रियासत शरीक होती है, जिसमें हुकूमत के खिलाफ फॉर इंस्टेंस कोई केस है, तो हमें ये यकीन था या ये उम्मीद थी कि वहां से कोई इंसाफ मिलेगा। लेकिन अब एक ऐसा बेंच बन जाना जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही नहीं समझते कि ये उनके साथी जजेस बैठकर उस मुकदमे की समाअत करें, लेकिन वो करेंगे क्योंकि इस मुल्क का जो आइन या इस मुल्क का जो दस्तूर है वो उनको बाइंड करता है कि वही इसकी समाअत करेंगे। तो अब इस किस्म की सिचुएशन में एतमाद जो एक था इदारे के ऊपर, वो या तो इस वक्त तो नहीं है, हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ हो सके। उसके अलावा जो अब मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की शक्ल है, आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बस नाम की है। जो मौजूदा चीफ जस्टिस है याया खान आफरीदी, उनके पास ऑप्शन था, उनको उनके साथी जजेस ने एक वे आउट दिया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी थी जो पिछले हफ्ते बैठी, उसने बाकायदा एक फुल कोर्ट बनाकर उनको दिया था, बच सकती थी, उनकी नशिस्त भी बच सकती थी, और जो दीगर मामलात थे वो भी सेटल डाउन हो सकते थे। लेकिन उन्होंने उसको भी नहीं माना। अब वो जो कमेटी का फैसला है वो हवा में है, वो इस वक्त कहाँ है किसी को मालूम नहीं है, उसके साथ क्या होगा। और उसके अलावा ये कि अब जब वो खुद एक जज की मुखालफत कर रहे हैं कि उनको आईनी बेंच का सरबराह नहीं लगना चाहिए, उन जज साहब को आईनी बेंच का सरबराह लगा दिया गया है। और पिछले 4 साल से जब से मैं सुप्रीम कोर्ट देख रही हूँ, मेरे पास तो कोई ऐसा मुकदमा कोर्ट करने को नहीं है, माँ सवाए मखसूस नशिस्तों के उस अकलियती नोट के जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ये कहा था कि जरूरी नहीं है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर पर अमल करे। तो उसके अलावा तो कोई फैसला तक उनके क्रेडिट पर नहीं है। तो किस बुनियाद पर उनको आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया, जो एक सिविल नोयत के मुकदमात की समाअत करने वाला एक जज हो, जिसकी तैनाती पर भी माजी में आजम नजीर तारड़ समेत जो दीगर उस वक्त के वकला और आसमा जहांगीर ग्रुप से ताल्लुक अभी रखते भी थे सजा दिया। अभी भी जो बेंच की तश्कील है वो भी ऐसी ही है। मुझे जरा ये बताइएगा, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब साहब के हवाले से जो एक लेटर चल रहा है, वो बेसिकली है क्या? इज इट डैट के यहिया अफरीदी साहब ने इनकी बात नहीं मानी, जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, या फिर इज इट लाइक डैट के रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस की बात भी नहीं मानी? देखिए जवान, यहाँ पर कुछ चीजें समझने की हैं। साबिक जो चीफ जस्टिस है काजी फैजीसा, उन्होंने जब रजिस्ट्रार साहिबा को लेकर आए जजीला असलम साहिबा को, तो मुकदमात मुकर्रर नहीं होते थे, कमेटी तो तब भी थी। तो जब मुकदमात मुकर्रर नहीं होते थे तो वो लाइल्मी का इजहार करते हुए कहते थे कि मुझे तो पता ही नहीं है, ये तो रजिस्ट्रार का काम है। और अब आप ये देखिए कि दो जजेस, उन्होंने खत के अंदर ये लिखा
कि हमने इजलास बुलाया 31 अक्टूबर को, इजलास में जस्टिस याह्या खान आफरीदी शरीक नहीं हुए, तो फिर माजी की प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 के तहत 2 जजेस ने बाय मेजोरिटी जो अर्जेंट नोयत की यानी फौरी नोयत के दरख्वास्तें थी जो कि 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर रही थी, उनको समाअत के लिए 4 नवंबर को फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर कर दिया। अब जस्टिस याह्या खान आफरीदी को वो खत लिख कर बता रहे हैं कि जब हमने मुकर्रर कर दिया, हमने कॉज लिस्ट जो जैसे कॉज लिस्ट नशर होती है सामने आती है जारी करने के लिए रजिस्ट्रार को भेजा, तो रजिस्ट्रार ने कॉज लिस्ट जारी नहीं की और वो इस बात पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं कि रजिस्ट्रार जो कि एक 22 ग्रेड का अफसर होता है जिसका एक जज से लेवल तो कहीं से मैच ही नहीं करता, इंतजामी साइड पर है, वो एक जज के इंतजामी सतह पर ऑर्डर नहीं मान रहा, जबकि उस जज की कॉम्पिटेंस इक्वल है एज पर लॉ उस टाइम पर। अगर उसके बाद हियत तब्दील हुई है ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की, तो उस वक्त तो वो मौजूद थी। तो अब ये बात कहना बिल्कुल दुरुस्त होगी कि उस खत के तनाजुर में वो जो एक फैसला है अब वो कानूनी तौर पर कहा जाएगा, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो ये एक न्यू नॉर्मल तो बन ही गया है कि फैसले आते हैं ये उन पर आमद नहीं होता। तो अब ये हालात है जमाल कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो मुकदमा भी नहीं लगा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर मखसूस नशिस्तों का भी फैसला दे चुके हैं, तो अब सबको भूल जाना चाहिए कि उन तमाम तर फैसलों पर अमल हो पाएगा जो मंशा या मर्जी के बरखिलाफ है मौजूदा निजाम या मौजूदा हुकूमत के। तो ये एक क्लैरिटी आ गई गुज़िश्ता रोज से। सो वी कैन से कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो सीजे हैं याहिया अफरीदी साहब, और फिर जो 2 सीनियर जजेस हैं, जो सीनियर यूनियन जज हैं मंसूर अली शाह साहब और मुनीब साहब, उनसे ज्यादा पावरफुल या फिर उनसे ज्यादा बाइख्तियार इस वक्त बन चुके हैं। देखिए मैं ये नहीं कह सकती कि चीफ जस्टिस की मर्जी के बगैर रजिस्ट्रार इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं, ये कहना बट आई एम बिल्कुल सेइंग सीजे की मर्जी शामिल है जो रजिस्ट्रार कर रहे हैं उसमें। बिल्कुल। देखिए तासुर तो यही जा रहा है ना कि चीफ जस्टिस की मर्जी शामिल है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि चीफ जस्टिस इजलास में शरीक भी ना हो और रजिस्ट्रार में इतनी हिम्मत आ जाए कि वो सिटिंग जजेस की बात ना माने। तो मुझे तो ये बिल्कुल आप हम ये सोच रहे थे जब जस्टिस याह्या खान अफरीदी आए कि शायद वो ये तासुर दे रहे हैं कि अदलिया मुतहिद है, उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के और जस्टिस जी। मुनीब अख्तर कमेटी में वापसी कराई, लेकिन वो सारी बातों पर पानी फिर गया। परसों के एक खत से ये साबित हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है, डिवाइड अपनी जगह मौजूद है। रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस की कम से कम रजिस्ट्रार जो एक उनकी मर्जी या उनकी ऑर्डर्स है उनसे बाहर नहीं हो सकते और उन्हीं की मर्जी से ये सब कुछ हो रहा है। और ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखिए ना जैसे याह्या खान अफरीदी ने क्या किया, एक तरफ उन्होंने अपने साथी जजेस को साथ में लाया, जब फुल कोर्ट में बैठकर ये मामला आया कि आप 26वीं आईनी तरमीम को सुनने, जब उनको समझ आया कि उनकी कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है ना अगर 26वीं आईनी तरमीम सुनी जाए, तो ऐसे में उनका क्या होगा। तो ऐसी सूरत हाल में उन्होंने, जब उनको लगा कि उनके अपने लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, उन्होंने उस फुल कोर्ट की कॉज लिस्ट नहीं जारी होने दी। अब जब फुल कोर्ट की कॉज लिस्ट जारी नहीं होती, अगले दिन जुडिशल कमीशन का इजलास होता है। जुडिशल कमीशन इजलास से पहले जो 13-15 घंटे पहले कानून साजी विद इन नो टाइम कर दी जाती है। उसके बाद जुडिशल कमीशन का इजलास होता है, वहां बैठकर वो फिर अपने साथी जजेस के साथ मिल जाते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह जी। और जस्टिस अख्तर के साथ। तो जस्टिस याह्या अफरीदी गुड कॉप कर रहे हैं, बैड कॉप कर रहे हैं। पिछले दिन वो अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर से भी मिल रहे हैं, फिर कानून साजियां हो रही हैं। तो समझ ये आती है कि वो मौजूदा हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड हैं। और इस वक्त उन्होंने अपनी जो अपनी नशिस्त बचाने के लिए अगर ये किया भी है, यानी 26वीं आईनी तरमीम के मुकदमे को फुल कोर्ट में नहीं लगने दिया है, तो भी उससे होगा ये कि अब एक तरह से वो भी सिर्फ इंतजामी सतह पर चीफ जस्टिस हैं, असल इख्तियार तो जस्टिस अमीन खान के पास होगा। सो दिखा कुछ और रहे हैं। जैसे पहला खत आया जी, हमने मंसूर अली शाह साहब के जो राय थी उस पर अमल किया, 5 पर गालिबन नाम आया था, फिर कहा जी कि जस्टिस मंसूर का बाकायदा नाम लिया गया, फिर मुनीब साहब को साथ लिया गया। मगर हुआ क्या कि कल की डेट में बेंच बन गया और उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने मंसूर अली शाह साहब और मुनीब साहब के साथ उनके हक में वोट दे दिया। अब जो बेंच की तश्कील है, क्या वो तश्कील दुरुस्त हुई है? अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो खुद को दे सकते हैं? देखिए बेंच की तश्कील के हवाले से अगर आप बात करें तो ये जो मौजूदा निज़ाम हमारे मुल्क में चल रहा है, जिस तरीके से कानून साजियां हो रही हैं, जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम हुई, उसके बाद एक बात तो श्योर थी ना कि आईनी बेंच के सरबराह के लिए नॉमिनी जस्टिस अमीनुद्दीन खान से बेहतर कोई हो। तो अब वहां से जब क्लैरिटी आ गई, तो उसके बाद बाकी बेंच की अगर हम बात करें ना, जो बेंच के अंदर जजेस शामिल किए गए हैं, तो जस्टिस जमाल मंदोखेल जस्टिस अमीन के बाद है सीनियरिटी में, फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर है, फिर जस्टिस आयशा मलिक है। यहाँ तक ठीक था।
बीच में से 2 जजेस को स्किप किया गया, जस्टिस अतर मनिल्ला को और जस्टिस शाहिद वहीद को। वजह, जस्टिस अतर मनिल्ला एक हार्ड स्टैंड रखते हैं, जस्टिस शाहिद वहीद फौजी अदालतों के मुकदमे में हो, मखसूस नशिस्तों के केस में हो या दीगर मुकदमात हो, उनमें डाइसेट करते नजर आए हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के भी मुखालिफ थे, तो उनसे वो भी कबूल नहीं है। उसके बाद वो चले जाते हैं जूनियर जजेस पे, आपको जाना पड़ा 12 और 13 नंबर के जज पे और डायरेक्ट, तो अब सिर्फ असूल तो कौन आप से आईनी मुकदमात सुनेंगे? बिल्कुल। और अब तो देखिए जो 17 मजीद जज लगाए जाएंगे, 18 एक नशिस्त सुप्रीम कोर्ट में वैसे खाली थी और 17 मजीद की कानून साजी हो गई, 18 जजेस लाए जाएंगे, तो सीनियोरिटी का असूल तो खत्म है। तो उसके बाद उन्हीं में से आईनी बेंच के जजेस लगा दिए जाएंगे। मुझे तो लगता है जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी को भी ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो ये अभी फिलहाल तो सिर्फ ये हुआ है कि एक खाना पूरी की गई है, आगे इन्होंने अपनी मर्जी करनी है, मजीद जजेस नॉमिनेट करने हैं। और जो गुज़िश्ता रोज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, उस इजलास के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह की तजवीज वही थी जो तजवीज उन्होंने पहले उस खत के जरिए और कॉजलिस के जरिए की कि आप एक फुल कोड बनाकर पहले 26वीं आईनी तरमीम की तौसीक करा लीजिए, तौसीक होनी है या उन्होंने कलअदम होना है, उसके बाद जो बाकी आईनी बेंचेस बनने का मामला है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर देखा हमने कि ये नहीं हो सकता था, वो माइनॉरिटी में थे, गो के जस्टिस याया खान अफरीदी उनके साथ जो इत्तेफाक है वो करते मालूम हुए, लेकिन उनका इत्तेफाक वहां पर हो गया, लेकिन उन्होंने इत्तेफाक तब नहीं किया जब कमेटी ने बैठकर कानूनी तौर पर एक मुकदमे को मुकर्रर किया। कमीशन में जब नंबर्स पूरे हो गए हुकूमत के, तो इत्तेफाक बेमानी उनका हो गया, जाहिर है आप पहले कर सकते थे। अब जरा अब क्या सिचुएशन बनेगी इन केस जो 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त आती है, तो वो दरख्वास्त क्या आईनी बेंच ही सुनेगा? और ये बात यहाँ पर अहम है कि वो आईनी बेंच उसी 26वीं तरमीम के तहत ही तश्कील किया गया है। देखिए, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो इसमें आना ही था। जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी तो हर उसका क्लॉज यही साबित करता है कि जिस किस्म की आपने कानून साजी की है उसके खिलाफ सुनने वाले ही उससे मुतासरा फरीक भी होंगे और उसके बेनिफिशरीज भी होंगे। तो ये बात तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अब जाहिर है अब हमने जस्टिस याया खान आफरीदी का कंडक्ट देख लिया, उनके पास वक्त था, वो 31 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर के बीच कुछ डिसाइड कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। अब इस बात में तो कोई शक नहीं रहा कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए जो मामला है वो जाना है इसी आईनी बेंच के सामने। लेकिन अगर ये मुकर्रर होती है ना आईनी बेंच के सामने, तो एक जो इंटरेस्टिंग चीज इसके अंदर होगी वो ये होगी कि जिन वकला ने ये चैलेंज कर रखी है वो तमाम तर वकला मौजूदा आईनी बेंच के मुखालिफ है। जब वो बेंच पर एतराज करेंगे तो फिर एक नया मसला खड़ा होगा कि बेंच पर एतराज की सूरत में मामला कहाँ जाना है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इससे पहले थी वो बाइख्तियार थी कि अगर बेंच उसके पास वापस बनाने के लिए मामला जाता था तो वो डिसाइड कर लेती थी। लेकिन अब एक तरह से वो जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है वो भी गैर मुस्तर हो गई, उसने क्या करना है बैठ के, आईनी बेंच के सरबराह उसके अंदर होंगे लेकिन वो बेंच तो नया नहीं बना सकते, उन्हीं जजेस के दरमियान से बनाना है ना जो ऑलरेडी नॉमिनेटेड है, बाकी तो नॉमिनेटेड नहीं है। तो वो जो आला दमाम है जब वो नहीं बैठ सकेंगे तो फिर मामला जुडिशल कमीशन में जाएगा। जिस मुकदमे को महीने में निपटाया जा सकता था वो मुकदमा 6-6 7-7 माह बगैर किसी वजह के मुलतवी होगा। तो वो जो एक इस जो आईनी बेंच बनाने के पीछे वजह बता रही थी हुकूमत कि बैकलॉग बहुत है केसेस का, कम होगा, तो वो सिर्फ बढ़ेगा। आज अगर 60,000 मुकदमात है तो मुझे बहुत कम वक्त में लाख से ऊपर मुकदमात जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो आईनी बेंच है उसके बनने से पहले ही उसमें तकरीबन 50,000 से ज्यादा मुकदमात का बोझ बन चुका है। अगर आपका कोई रेंट मैटर भी है और उसके अंदर आप आके कोई आईनी तशरीह मांगते हैं तो भी वो आईनी बेंच सुनेगा। तो ये जो 7 जजेस हैं इनके ऊपर मुकदमात का बेतहाशा बोझ भी है। और उसके अलावा एक सिचुएशन ये भी बन सकती है कि ये जो जजेस हैं इनमें से अब देखें ना, जस्टिस आयशा मलिक के हवाले से हम ये बात कर सकते हैं कि वो 26वीं आईनी तरमीम की अगर नहीं उसको तस्लीम करती और वो उससे इख्तलाफ रखती और वो बेंच में शामिल ना हो तो फिर एक खला होगी कि अगर कोई जज नहीं बैठना चाहता तो आप उसको जबरदस्ती तो नहीं बिठा सकते। तो बहुत सारे मसले, बहुत सारे क्राइसिस इससे बच जाएंगे उठेंगे। हम। तो आप बस इन लास्ट ये बता देंगे, डिसाइड कौन करेगा कि ये आईनी बेंच के पास केस लगेगा, ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगेगा? डिसाइड कौन करना है कि कौन सा केस आईनी मैटर है और कौन सा केस आईनी बेंच के सामने लगना है, या फिर कौन सा केस महकमा इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास लगना है? देखिए सीधी सी बात है, जब अभी 26वीं आईनी तरमीम फौरी तौर पर आई थी और एक हफ्ता जो बीच में था जब तक जुडिशल कमीशन के कयाम या आईनी बेंचेस के हवाले से क्लैरिटी नहीं थी, तो हमने देखा कि हर बेंच में से जो मुकदमात थे, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बेंच की कॉज लिस्ट में 10 मुकदमात हैं
तो 5 या 6 मुकदमात आईनी बेंच में जा रहे थे, और वो 5 या 6 मुकदमात इस नोयत के नहीं थे कि वो कोई बहुत ही बड़ा सियासी मसला हो। मैं आपको यही बता रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरा मुकदमा है, मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है, मैं जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि आर्टिकल 25 का इतलाक होता है, मेरे साथ इम्तियाजी सलूक बरता गया, मेरे साथ बराबर सलूक होना चाहिए था, और मेरे साथ जो मुझे फेयर सुनवाई का मौका था वो भी मिलना चाहिए था, तो चले 10A भी होना चाहिए था। अब यहाँ पर आकर एक रैंडम केस के अंदर भी बुनियादी इंसानी हुकूक का जब इतलाक होता है तो वो आईनी मुकदमा बन जाता है। तो ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। वकील कह देते हैं, हमने खुद देखा, वकला जजेस के सामने खड़े होकर कहते हैं ये आईनी मुकदमा है, ये आप मत सुने। तो ऐसी सूरत में जो जजेस हैं उनको भी जब समझ नहीं आती तो वो रजिस्ट्रार को वापस भिजवा देते हैं। चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी ने कहा कि उन्होंने रजिस्ट्रार को हिदायत कर रखी है कि आईनी मुकदमात को अलग कर दें। तो अगर उन आईनी मुकदमात को अलग कर दिया जाता है, हर वो मुकदमा जिसमें आईन या कानून की तशरीह मांगी गई है, तो फिर वो सब कुछ आईनी बेंच सुनेगा। किसी के सर्विस मैटर से लेकर किसी के रेंट मैटर से लेकर मुल्क के बड़े सियासी मुकदमात तक सब कुछ आईनी बेंच को सुनना पड़ेगा। तो बनने से पहले ही आईनी बेंच के ऊपर जेर इल्तवा मुकदमात का बोझ कम से कम 50,000 नजर आ रहा है। ये जो सुप्रीम कोर्ट फिगर्स जारी करता है हर माह, उसके मुताबिक मैं बात कर रही हूँ। तो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब आप क्या सोच रहे हैं? इतला क्या है, खबर क्या है? देखिए, पहले तो बात हुई थी उनके जो चाहिए, जिनके लिए 26वीं आईनी तरमीम, एक मैं तो समझती हूँ जस्टिस मुनीब अख्तर को टारगेट करके डिजाइन की गई, उनको तो इस्तीफा चाहिए। लेकिन इस्तीफा हल नहीं होता, ये मालूम जजेस को भी है। जब आप एक निजाम से बाहर निकल जाते हैं तो बाहर निकल के ना आपके पास इख्तियार है, ना ही आप उस निजाम के लिए कुछ बेहतरी कर सकते हैं, ना ही आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये अंदाजा इन जजेस को भी मुकम्मल तौर पर है। तो एक चीज जिसकी क्लैरिटी है वो तो ये है कि इस्तीफे ये इस्तीफा नहीं नहीं। दे रहे। दूसरी सूरत ये है कि देखिए, हर चीज का ना एक तरीका, एक मोमेंटम होता है। अभी राइट नाउ 26वीं आईनी तरमीम हुई है, थोड़ा अरसा लगेगा, चीजें सेटल डाउन होंगी। मुमकिन है कि जो मौजूदा हुकूमत किसी के कहने पर बहुत ही प्रोएक्टिव हुई है और उनको बड़ा शौक चढ़ा है अदालती इस्लाहात करने की, और वो भी अपनी मर्जी के, अगर वो थोड़ा अरसा रुक कर उसके असरात देखेंगे तो फिर असरात ये जाहिर करते हैं ना कि किस किस्म की ये तरमीम हुई। तो मुझे ये लगता है, और इतलात भी ये है, कि फिलहाल ऐसा तो कुछ नहीं है। मुजाहमत जाहिर है अंदर से हो भी रही है, हमने देखा जजेस के आपसी इख्तलाफात भी हैं। जस्टिस याया अफरीदी किसी भी किस्म की उनका साथ गो के इंतजामी सतह पर वो कुछ बेहतरियां कर भी रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जहां हुकूमत की बात आती है वो हुकूमत से भी मुलाकातें कर रहे हैं, गो कि उन्हें वो भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो कर रहे हैं बतौर जज। तो अब ये बहुत से लोग ख्याल कर रहे हैं कि वो साबिक चीफ जस्टिस से कुछ मुख्तलिफ नहीं होंगे हुकूमत के मामले पर। लेकिन हाँ, एक चीज ये इतला जरूर थी कि उन्होंने कुछ चीजों में लाइन ड्रॉ की है कि मुझे मेरा काम करने दें, आप अपना काम कीजिए, लेकिन अब उनके पास करने को काम कुछ नहीं है। तो अब ये देखना कुछ है कि नहीं। अगले दिनों में बाकी जजेस क्या करते हैं, क्या वो इसी तरीके से रेंड मैटर्स सुनते रहेंगे, या थोड़ा अरसा इंतजार करके देखेंगे कि हुकूमत ने जो अपना आला तरीन दिमाग नॉमिनेट किया है आईनी बेंच के लिए वो कितनी बेहतरी लाता है। क्योंकि उनके क्रेडिट पर तो एक जजमेंट भी नहीं है कि जिसको आप कह सके कि ये जजमेंट है और ये उन्होंने तहरीर की है। तो थोड़ा सा वक्त ऑल्दो के जब तरमीम हुई थी उससे पहले भी अमीनुद्दीन खान साहब का नाम ही चल रहा था। ट्रंप के आने से भी फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं नहीं समझती, मुझे ये लगता है कि गो के जो उनकी एक एंटी वॉर स्ट्रेटजी है या उनके एक पॉपुलिस्ट किस्म का बयानिया है वो एक तरफ, लेकिन पाकिस्तान को उनके हालात से, मुझे मेरी जाती राय में, मुझे शायद मेरा इल्म नाकिस हो, मैं इस बारे में शायद बहुत कुछ ना समझती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अमेरिका जैसे मुल्क के लिए पाकिस्तान जैसा मुल्क अब इतना जरूरी नहीं रहा जितना माजी में हुआ करता था। और जब एक शख्स की एंटी वॉर स्ट्रेटजी है तो फिर उनको पाकिस्तान की जरूरत वैसे ही नहीं पड़नी। तो ये जो हमारे यहाँ खुशी मनाई जा रही है वो आई थिंक कि हवा में ही मनाई जा रही है, उसकी कोई वजह नहीं है। वेल मरियम, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, आप एंजॉय करें। थैंक यू।